हेलो दोस्तों। हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज लेकर आया हूँ 4 सच्ची डरावनी कहानियाँ जिनको सुनकर आप कांप उठेंगे। करीब 1 साल पहले मेरी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। उसके वहां जाते ही कुछ बहुत डरावनी चीजें उस घर में होने लगीं। इन सब डरावनी चीजों के पीछे क्या रीजन हो सकता है, ये पता करने के लिए मैंने उस घर की हिस्ट्री के बारे में पता लगाना शुरू किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। उस घर की हिस्ट्री बिल्कुल साफ थी और इस बात ने वहां होने वाली उन सब चीजों को, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूं, और ज्यादा उलझा दिया था। जब वो उस घर में गए तो शुरू में तो सब कुछ ठीक था और शांत था, लेकिन पहले दिन से ही उस घर में एक अजीब सी मनहूसियत महसूस होती थी। लेकिन शुरू शुरू में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में वहां अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। इसकी शुरुआत हुई थी मेरी बहन से, जब उसने बताया कि उसको ऐसा लगता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जो कि मर चुका था, वो उस घर में ही उनके पास है। उसके बॉयफ्रेंड की मौत 2013 में हुई थी। वो दोनों कई सालों से एक साथ थे और शादी करने वाले थे। उसकी मौत ने हम दोनों की फैमिलीज को बहुत परेशान कर दिया था, खासकर मेरी बहन को। उसने बताया कि वो उसकी आत्मा को उस घर में महसूस कर सकती है और वो वहां उसको बचाने के लिए आया है, उस घर में मौजूद किसी शैतानी ताकत से उसको बचाने के लिए। उसी के बाद वहां चीजें और ज्यादा बिगड़ती चली गई। मेरी बहन ने मुझे बताया कि एक दिन जब वो घर के अंदर आ रही थी तो उसको लगा कि कोई चीज उसका रास्ता रोक रही है और उसको अंदर नहीं आने दे रही है, जैसे कि उसका घर में आना उस चीज को बिल्कुल अच्छा ही ना लग रहा हो। घर की दीवारों पर पंजों और खून के निशान अपने आप आ जाते थे और कुछ दिनों बाद अपने आप गायब हो जाते थे। एक बार तो मेरी बहन को एक खून में भीगा हुआ स्क्रू ड्राइवर मिला, लेकिन दीवारों की तरह वो भी कुछ ही दिनों बाद अपने आप साफ हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर में क्या हो रहा है, लेकिन इन सब चीजों ने मेरी बहन और उसके बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा डरा दिया था। एक शाम मैं अपने मम्मी पापा के साथ उनके घर पहुंची, क्योंकि उनके घर पुलिस आई हुई थी। जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि मेरी बहन की एक फ्रेंड को घर के अंदर एटिक में एक लाश दिखाई दी है। वो लाश एक मैट्रिक्स के अंदर लिपटी हुई थी। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां कोई लाश नहीं थी, ना ही कोई मैट्रिक्स मिली। मेरी बहन बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बिल्कुल बदहवास सी हो रखी थी। वो जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी कि वहां उसकी लाश भी हो सकती थी, मैट्रिक्स में लिपटी हुई। मैंने अपनी बहन को पहले कभी इस तरह से नहीं देखा था। मेरी बहन की इन सब हरकतों को जब पुलिस ने वहां देखा तो उनको लगा कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गई है। इसीलिए उसी हफ्ते उसका पूरा मेंटल हेल्थ चेकअप करवाया गया, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थी। और सबसे जरूरी बात कि वो अकेली नहीं थी जिसने उस घर में वो सब चीजें होती देखी थी। उसके बॉयफ्रेंड ने भी घर की दीवारों पर खून देखा था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इतना ज्यादा नहीं डरा था उन चीजों से जितनी ज्यादा मेरी बहन डरी हुई थी। ऐसा लगा मानो जो कोई भी शैतानी ताकत उस घर में थी वो मेरी बहन के पीछे ही पड़ी थी। उन्होंने जल्दी वो घर छोड़ दिया। फिर मेरी बहन की एक फ्रेंड से मुझे पता चला कि उस घर में और कोई भी रहने नहीं आया। लोग कुछ दिनों के लिए आते और फिर घर छोड़कर चले जाते। नए घर में जाने पर मेरी बहन को फिर वो पंजों और खून के निशान नहीं मिले और सब ठीक रहा। लेकिन एक सवाल जो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था वो था कि क्या उसके मरे हुए बॉयफ्रेंड की आत्मा सच में उस घर में आई थी उसको बचाने के लिए, या फिर वो कोई शैतानी आत्मा थी जो कि उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रही थी, जिससे कि वो उसको अपने पास आने दे। अभी कुछ ही दिन पहले उसको अपने नए घर के दरवाजे पर एक वीजा बोर्ड रखा मिला। पता नहीं कौन उस बोर्ड को वहां रख गया था। मेरी बहन ने कभी वीजा बोर्ड यूज नहीं किया था, ना ही उसको पता था कि वो होता क्या है। उसने हमें बताया। हमारी दादी को उस बोर्ड के बारे में पता था। दादी ने बताया कि उस बोर्ड को आत्माओं से बात करने के लिए यूज करते हैं। ये पता चलते ही उसने उस बोर्ड को वहां से फेंक दिया। वो बोर्ड वहां कैसे आया या उसको वहां किसने रखा, इसका किसी को कुछ नहीं पता। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि नए घर में वो बिल्कुल ठीक ठाक रहे। मैं आपको अपने बचपन के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस के बारे में बता के बोर नहीं करूंगा, जो कि डरावने और अच्छे दोनों ही थे। बल्कि मैं आपसे वो बात शेयर करूंगा
जिसे याद करके मैं आज भी डर जाता हूँ। ये वो दिन था जब मुझे पता लगा कि कुछ चीजें हमेशा राज ही रहनी चाहिए और इंसान को उनका पता लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरा हमेशा से ही भूत और आत्माओं में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि बचपन से ही मेरे साथ कुछ अजीब अजीब किस्से पेश आते रहे थे। जैसे कि किसी आत्मा का मेरा नाम लेना, या फिर अपने कमरे में किसी की गहरी सांसें सुनना जबकि वहां मेरे अलावा कोई ना हो, या फिर किसी के बिल्कुल हल्के हल्के से गुनगुनाने की आवाज सुनना, जैसे कि मदर मैरी खुद ही गा रही हूं। एक्सपीरियंसेस अच्छे और बुरे दोनों ही थे, लेकिन तब मैं छोटा था और कोई मेरी बातों पर यकीन भी नहीं करता था। इसीलिए धीरे धीरे मैंने ये सब बातें दूसरों को बताना ही बंद कर दिया और सब कुछ अपने तक ही रखता था। 13 साल का होते होते मेरा इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था। मुझे टीवी पर डरावने प्रोग्राम और मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता था। मुझे डरावनी कहानियां सुनना और उनसे डरने में बहुत मजा आने लगा था। आपको सुन के शायद अजीब लगे, लेकिन ये सब डरावनी फिल्में देख के रात में डरने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट डीमॉन यानी कि शैतान की तरफ जाने लगा। मुझे पता नहीं क्यों एक भूत सा सवार हो गया था शैतानों और काली ताकतों के बारे में पढ़ने का। मैं घंटों इंटरनेट और किताबों में काली ताकतों के बारे में रिसर्च करता रहता, खासकर एक्सोर्सिज्म और डिमोनिक पोजेशन के बारे में। स्कूल से आने के बाद मेरा ज्यादातर वक्त इन्हीं सब चीजों में बीतता था। वीकेंड्स में तो 10-10 घंटों तक विकीपीडिया और किताबों में एक्सोर्सिज्म के बारे में पढ़ता रहता। और 1 साल के अंदर मुझे शैतानी ताकतों और एक्सोर्सिज्म के बारे में इतना पता चल चुका था जितना कि शायद मेरी उम्र के दुनिया के किसी बच्चे को नहीं पता होगा। लेकिन शैतानी ताकतों के बारे में पढ़ने की मेरी भूख शांति नहीं हो रही थी। मैं जितना इनके बारे में पढ़ता, मेरा मन उतना ही ज्यादा करता कि मैं इनके बारे में और ज्यादा जानूं। धीरे धीरे काली ताकतों के बारे में और ज्यादा जानने की मेरी एक ख्वाहिश एक पागलपन का रूप ले चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई ताकत मुझे अपनी तरफ खींच रही थी और उन सब चीजों के बारे में जानने को कह रही थी, ऐसी चीजें जो मेरी समझ से परे थी। धीरे धीरे हालात और खराब होने लगे। मैं इन काली ताकतों की तरफ खिंचा चला जा रहा था। मैंने डिमोनोलॉजी यानी कि शैतान के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। यहां तक कि शैतान के अलग अलग नाम भी मुझे याद हो गए थे। शैतान के कुछ नाम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे, ज्यादातर ऐसे नाम जो कि आर्क डिमोन में रहते थे, और बड़ी बड़ी चर्चेस के प्रीस्ट भी उन नामों को लेने में डरते थे। वो नाम इतने खतरनाक हैं कि मैं उनका नाम यहां ले भी नहीं सकता। उन दिनों मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी हैं। मुझे रात में गहरी नींद नहीं आती थी। दिमाग में हर समय डरावने ख्याल और मार काट की तस्वीरें घूमती रहती, जो कि मुझे पता था कि वो मेरे दिमाग की नहीं है। मैं बयान नहीं कर सकता कि उन दिनों मैं कैसा महसूस कर रहा था। हर समय मैं थका हुआ महसूस करता, मानो कि कोई ताकत मेरी सारी एनर्जी चूस रही है। मेरा दिमाग सुन्न पड़ता चला गया। फिर धीरे धीरे वक्त के बीतने के साथ ही मेरे साथ होने वाली अजीब अजीब घटनाएं भी बढ़ती चली गई। मेरे कमरे में चीजें अपने आप इधर से उधर हो जाती। मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जो कि मेरे साथ किसी और को नहीं सुनती। और सबसे डरावना तो ये था कि हर समय मुझे ऐसा लगता कि कोई काला साया हर समय मेरे साथ है, मेरा पीछा कर रहा है। हर वक्त ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है, यहां तक कि सोते हुए भी। और ये मेरा वहम नहीं था, मुझे पक्का यकीन था कि कोई मुझे देख रहा है। लेकिन इस बात ने मुझको डराने के बजाय मेरी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ा दी थी। फिर मैंने ये रिसर्च करना शुरू कर दिया कि शैतानों और शैतानी ताकतों से कैसे कांटेक्ट किया जाए। जैसा कि बोला जाता है कि कभी इन शैतानों का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनका नाम लेने से आपकी जिंदगी में इनके आने का रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन मैंने इस बात की भी कोई परवाह नहीं करी। मैंने बहुत बार इन शैतानों का नाम लिया, ऐसे ऐसे नाम जिनको लेने में बड़ी बड़ी चर्चेस भी डरती हैं। मैं बस एक बार उनको देखना चाहता था कि वो कैसे दिखते हैं। मैं चाहता था कि वो अंधेरे से निकलकर मेरे सामने आए। मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता, उनका जोर जोर से नाम लिया करता, उनको अपनी लाइफ में आने के लिए इनवाइट करता। तब भी जबकि मुझे खुद लगने लगा था कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है और मैं आग से खेल रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं और ज्यादा करता ही चला गया। यह सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। तब तक हालात ऐसे हो चुके थे कि मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मैं अकेला हूं। हर समय कोई काली ताकत साए की तरह मेरा पीछा करती रहती। अब सोचता हूं तो लगता है कि वो ताकत शायद सही समय का इंतजार कर रही थी। जैसे शेर अपने शिकार पर झपटने के लिए सही समय का इंतजार करता है ना, वैसे ही वो मुझे देख सकते थे
लेकिन मैं उन्हें नहीं देख सकता था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि पहली बार जब मुझे उनमें से एक काली ताकत दिखाई दी, तब मैं चर्च में ही था। वो एक काला साया था, कोई बॉडी नहीं थी, सिर्फ काला साया, जिसको कि मैं ठीक से देख सकता था और मुझे पता था कि वो शैतान है। आप में से जिन लोगों ने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो शायद आप मेरी बात समझ भी ना पाए। बस मुझे पता था कि वो शैतान है। मुझे पता था मेरा शिकार किया जा रहा है। यहां तक कि उन सब के बारे में पढ़ना बंद करने के बाद भी उस साये ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ऐसा लगा मानो मैंने अपनी जिंदगी का दरवाजा खोल के उनको बुला लिया हो, और अब वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। मेरे दिल में हर वक्त एक अजीब सा डर बना रहता। मुझे दुनिया से नफरत सी होने लगी थी, शायद उन काली ताकतों की वजह से। ऐसा लगता मानो वो मुझे अपने आप से ही अलग करना चाहती थी और वो बनाना चाहती थी जो कि मैं हूं ही नहीं। मैं ये सब बंद करना चाहता था, किसी तरह अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन हर बार ऐसा लगता कि कोई ताकत मुझे अपने पास खींच रही है, दर्द देने के लिए। क्योंकि आखिर इस सब का जिम्मेदार मैं ही तो था। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकता था, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं होता मेरी बातों पर। लेकिन मुझे पता है वो सब कुछ सच था। वो आवाजें, वो साए, सब सच थे। मैंने अपने आप को उनसे अलग करने की बहुत कोशिश की, और वक्त के साथ उनकी पकड़ मुझ पर ढीली पड़ती चली गई। फिर मेरी जिंदगी में एक लड़की आई। वो बहुत प्यारी थी। मेरी दोस्ती एक चर्च के प्रीस्ट से भी हो गई। उन दोनों के मेरी जिंदगी में आने से वो काला साया मुझसे दूर जाता चला गया। मैं फिर से मुस्कुरा सकता था, हंस सकता था। आज उस बात को 10 साल हो चुके हैं, और उन काली ताकतों के बारे में जानने की मेरी इच्छा फिर वापस नहीं आई। लेकिन फिर भी कभी कभार अजीब अजीब चीजें हो ही जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। बहुत कम होता है, लेकिन होता जरूर है। और जब होता है तब मैं उन काली ताकतों को अच्छे से महसूस कर सकता हूँ, जैसे कि वो इंतजार कर रही हैं मेरे कमजोर पड़ने का और मुझे अपना शिकार बनाने का। शायद एक वक्त जो सौदा मैंने उनसे किया था, वो उस सौदे को तोड़ने से इनकार कर रही हैं। लेकिन एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसी चीजों से मत खेलो जो कि आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। कहीं ऐसा ना हो कि अनजानी चीजों को समझने की नासमझी में आप शैतान को अपने पास बुला बैठो। जब मैं 10 साल की थी, तब मैं और मेरा भाई गांव में दादा दादी जी के साथ ही रहा करते थे। मेरे मम्मी पापा दोनों काम करते थे, इसीलिए वो बहुत कम ही आ पाते थे हमसे मिलने के लिए। और जब भी आते तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता था अपनी मम्मी से मिलने में। एक बार मम्मी आई हुई थी हमसे मिलने के लिए। मैं बहुत खुश थी। फिर मम्मी ने बताया कि अगले दिन उनको वापस जाना होगा। ये सुन के मैं बहुत उदास हो गई। मैं घर के बेडरूम में बेड के कोने पर ही बैठी हुई थी कि तभी मैंने कोई आवाज सुनी। हेलो, यहाँ कोई है क्या? मुझे लगा शायद कोई मेरी मम्मी से मिलने आया होगा, तो मैंने आवाज दी, हाँ, मैं हूं यहाँ पर अपने कमरे में। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? मेरे सामने आ सकती हो? आवाज आई। मैंने कहा, हाँ, मैं अभी आती हूँ। और मैं बेड से उतरकर बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगी। बाहर जाते हुए बीच में मेरी दादी की ड्रेसिंग टेबल पड़ती है, तो वहां से निकलते हुए मेरी तिरछी नजर उस ड्रेसिंग टेबल के बड़े से शीशे पर पड़ी। वो ड्रेसिंग टेबल बहुत पुरानी थी, और वहां से निकलते ही मुझे लगा कि मैंने किसी को उसमें देखा है। मैं अपने कदम पीछे लेकर आई उस शीशे के सामने, तो मैंने देखा कि उस शीशे में एक औरत खड़ी है, और वो मुझे देख रही थी। उन दिनों मैं थोड़ा बीमार भी थी, और कई दिनों के बाद चिकन पॉक्स से उठी थी, तो मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है। मैंने उससे पूछा, क्या मैं सपना देख रही हूँ? उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उसी वक्त माहौल में एक डर सा आ गया। उस ड्रेसिंग टेबल के आसपास एक मनूसी छा गई, जैसे कि कोई शैतानी ताकत है वहां। मैं थोड़ा सा पीछे सरक के बेड के कोने पर जाके बैठ गई, जिससे कि मैं गिरूं ना। मेरे दिल में बहुत ज्यादा डर आ गया था। फिर मैंने किसी तरह अपनी हिम्मत बांधी और जीसस को याद किया। मैं रेगुलर चर्च जाती थी, और मुझे पता था कि जीसस मुझे हर शैतानी ताकत से बचाएंगे। मैंने उस औरत की तरफ फिर से देखा। उसने जिस तरह से बाल बनाए हुए थे, वो उस समय की लग ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो 200 साल पहले की है। सब कुछ एक सपने जैसा था।
फिर उस शीशे वाली औरत ने मुझसे पूछा, क्या तुम भूतों पर यकीन करती हो? मैं कोई भी बेवकूफ़ी भरा जवाब नहीं देना चाहती थी। मैंने कहा, मैंने कभी कोई भूत देखा तो नहीं है, लेकिन उनके बारे में पढ़ा जरूर है। मैंने उससे डरते डरते पूछा, क्या तुम भूत हो? उसने बताया कि वो किसी तरह इस दुनिया से जाना चाहती है। उसने बताया कि उसकी मौत इसी घर के पास हुई थी और वो अब यहीं खो गई है। उसने फिर मुझसे बोला, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे बाकी की बातें तो ठीक से याद नहीं, लेकिन इतने सालों के बाद एक बात जो मुझे अच्छे से याद है वो है कि आखिर में उसने बोला था कि वो मुझे मार डालेगी, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि जो लोग भूतों को देख लेते हैं और उनसे बात करते हैं, उनको मरना ही पड़ता है, जिससे कि वो किसी और को आगे ना बता पाए। ये सुनते ही मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं उसको अपनी जिंदगी के दर्द बयान करने लगी। मैंने उसको बताया कि मैं बहुत दुखी रहती हूँ। मेरी मम्मी भी मेरे साथ नहीं रहती, ना ही मेरा कोई दोस्त है, और मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। इनमें से कुछ बातें सच्ची थी और कुछ झूठी। मुझे लगा शायद वो ये बातें सुनकर मुझ पर तरस खाकर मुझे छोड़ देगी। मैंने बोला कि इतने दिनों में वो पहली ऐसी शख्स है जिसने मुझसे इतनी देर बात की है, और मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ और उसकी दोस्त बनना चाहती हूँ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बोला कि अब उसको जाना होगा और वो फिर आएगी मुझसे और ज्यादा बातें करने के लिए। तभी मेरी मम्मी वहां आ गई। उन्होंने मेरे को वहां से जाने को बोला क्योंकि उनको वहां सोना था। मैंने उनको कुछ नहीं बताया और बाहर चली गई। बाहर जाते ही 2 मिनट बाद ही मुझे मेरी मम्मी के चीखने की आवाज सुनाई दी। मेरी मम्मी डरी सहमी हुई उस कमरे से निकलकर भागते हुए बाहर आई। मेरे दादा दादी भी वहां आ गए थे। मम्मी ने बताया कि शीशे में कोई औरत है। हम सब शीशे के सामने गए तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे पता था मम्मी किस औरत की बात कर रही हैं। मम्मी ने उस कमरे में सोने से साफ मना कर दिया और मेरा बेड ले लिया, और बदले में मुझे वो बड़ा वाला बेड मिल गया। मुझे कई दिन तक वो औरत फिर दिखाई नहीं दी। इसी बीच मैंने अपनी चर्च के फादर से उस औरत को देखने की बात बताई, लेकिन उन्होंने बोला कि इस तरह की बातें सिर्फ बकवास हैं। उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटा कि मैं जरूर भूतों की किताबें पढ़ रही हूं, इसलिए मुझे वो सब दिख रहा है। मुझे पता था कि अब मुझे ही इस चीज से निपटना पड़ेगा। उसके बाद मुझे 2 बार और वो औरत दिखाई दी, और हर बार मैं उसको अपनी जिंदगी की दर्द भरी कहानियां सुनाने लगती। फिर मैं एक दिन अपनी साइकिल पर चर्च गई और वहां से होली वाटर एक बोतल में भरकर ले आई। घर आकर मैंने उस शीशे पर वो होली वाटर क्रॉस की शेप में छिड़क दिया। उसके बाद मुझे वो औरत कभी दिखाई नहीं दी। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रही थी, डिलीवर अस फ्रॉम इविल, जो कि न्यूयॉर्क के एक पुलिस ऑफिसर ने लिखी थी। वो पुलिस ऑफिसर एक्सोर्सिज्म भी करता था। आप में से जिसको एक्सोर्सिज्म का मतलब नहीं पता, तो बता दूं कि किसी इंसान पर से किसी भूत या शैतानी आत्मा को उतारने को एक्सोर्सिज्म कहते हैं। उस बुक में उस पुलिस ऑफिसर ने एक केस लिखा था जिसमें उसने एक ऐसी शैतानी ताकत के बारे में बताया था जो कि शीशे में एक औरत बनकर आती थी। वो पढ़कर मैं सोच में पड़ गई कि कहीं वो औरत भी तो वही शैतानी ताकत नहीं थी। अभी करीब 1 महीना पहले मैं अपने हस्बैंड और बेटी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं। घर बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हम 3 लोगों के हिसाब से काफी बड़ा है। हमारी बेटी अभी 4 साल की है और प्री स्कूल में पढ़ती है। हमारा पहले वाला घर बहुत छोटा था, और इस नए घर में आकर हम सभी बहुत खुश थे, स्पेशली हमारी बेटी, क्योंकि उसको अब अपना एक सेपरेट रूम मिल गया था जहां की वो दिन भर खेल और मस्ती कर सकती थी। घर बदलना बहुत ही थका देने वाला काम है। सारा सामान पुराने घर से पैक करके उठा के लाना, फिर नए घर में एक एक जगह रखना, वाकई में बहुत थका देता है। इसीलिए जब कोई चीज इधर से उधर रखी मिलती तो हमारा उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं जाता। शुरू शुरू में बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई चीज हमने कहीं और रखी हो और वो हमें कहीं और मिले, लेकिन सब थके हुए थे और हम सभी ने यही मान लिया कि शायद हम में से ही किसी ने वहां रख दी होगी। यहां तक कि जो मेरे साथ उस घर में पहली रात हुआ, उस पर भी मेरा ज्यादा ध्यान नहीं गया। घर में पहली रात हम सब बहुत थके हुए थे और मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी कई घंटों से। सुबह के करीब 4:30 बज रहे थे कि तभी अचानक मेरी आंख खुल जाती है।
मैंने किसी औरत के जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनी थी। मैंने वो आवाज अच्छे से सुनी थी और उसने मुझे परेशान कर दिया था। मैं उसी वक्त उठ गई। कमरे में लाइट बंद थी। मैंने अंधेरे में ही कमरे के चारों तरफ देखा। मैंने सारे ड्रॉर्स, टेबल्स सब अच्छे से चेक किए, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे मेरी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हुई और मैं कमरे में अच्छे से देख पा रही थी। मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड मेरे बगल में ही सो रहे हैं। मैं उनको देख ही रही थी कि वो एकदम से मेरी तरफ करवट ले लेते हैं। वो गहरी नींद में थे। उनकी आंखें जोर से बंद थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो मुझे घूर रहे हैं। मुझे घूरते घूरते उनके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई। वो देख के तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गई, लेकिन मुझे पता था कि वो नींद में ही है और शायद नींद में ही कोई सपना देख रहे हैं। मैं उनके बालों में हाथ फेरने लगी, ये सोच के कि शायद वो जो भी सपना देख रहे हैं वो टूट जाए। मैं उनके सामने ही लेटी हुई थी और हमारे चेहरे बिल्कुल आमने सामने थे कि तभी उनके चेहरे पर फिर से एक शैतानी सी हंसी आ गई, जैसे कि वो कोई जोक सुनाने वाले हैं। इतना ही काफी नहीं था कि वो नींद में ही हल्का हल्का सा हंसे और बोले, देखो तुम कितना डरी हुई हो। ये बोल के उन्होंने दूसरी तरफ करवट ली और गहरी नींद में ही सो गए। मैं शॉक में थी। मैं ना तो पलक झपका पा रही थी और ना ही रो पा रही थी। ये बिल्कुल किसी सपने जैसा था और ऊपर से मैं बहुत ज्यादा थकी भी हुई थी। फिर वहीं लेटे लेटे 5 और 6 के बीच में मेरी आंख लग जाती है। अगले दिन हम सब लेट ही उठे थे और पिछली रात के बारे में सोचकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? मेरा दिमाग मानने को ही तैयार नहीं था। आखिर में मैंने उसको कोई सपना समझ के भुला दिया। घर में इतना काम था कि उसके बारे में ज्यादा सोचने का टाइम ही नहीं मिला। फिर अगले 2-3 दिन में हमने घर का सारा सामान अच्छे से सेट कर दिया। हमारी बेटी स्कूल गई हुई थी और मैं चाहती थी कि उसके स्कूल से आने तक मैं उसका कमरा बहुत ही अच्छे से सजा दूं, जिसको देख के वो खुश हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही। मैंने उसके रूम को एकदम परफेक्टली सेट किया, जैसे कि किसी 4 साल के बच्चे का रूम होना चाहिए। वो रूम देख के बहुत खुश हुई। मैं और मेरे हस्बैंड भी उसको खुश देख के बहुत खुश थे। धीरे धीरे सारा घर नॉर्मल हो गया और सामान सेट करने की टेंशन दूर हुई, जो कि वाकई में बहुत बड़ी टेंशन थी। चीजों का इधर से उधर हो जाना या कोई लाइट जलती हुई छोड़ देना रोज की ही बात थी, लेकिन हम सब यही मान लेते कि हम में से ही किसी ने शायद कर दिया होगा। तब तो ध्यान नहीं जाता था, लेकिन अब जरूर जाता है। खैर, वीकेंड में हमने नए घर में आने की एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हमारे सभी रिश्तेदार और फ्रेंड्स पार्टी में आए थे और घर को देख के सभी खुश थे। सबको घर पसंद आया, सिवाय मेरी दादी जी को। वो पूरे घर में इधर उधर देखती हुई घूम रही थी। दरवाजों के पीछे, कबर्ड्स में पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। वैसे तो मेरी दादी जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती हैं। इसीलिए उनके घर में चारों तरफ इस तरीके से देखते हुए घूमने पर मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब रात में हम डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे, तो मेरा ध्यान बार बार मेरी दादी जी पर जा रहा था। वो बार बार पीछे के एक दरवाजे की तरफ देख रही थी। उनके 3-4 बार ऐसा करने पर मैंने उनसे पूछ ही लिया। मैंने पूछा, क्या हुआ दादी जी, आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? मेरे पूछते ही वो थोड़ा सा चौंक गई, मानो कि वो किसी नींद से जागी हो। मेरी तरफ देखते हुए वो बोली, मुझे बार बार तुम्हारी सफेद बिल्ली यहां घूमती हुई दिख रही है। तुमने बताया नहीं कि तुमने कोई सफेद बिल्ली ली है। लेकिन हमने तो कोई सफेद बिल्ली ली ही नहीं थी। मैंने दरवाजे की तरफ और टेबल के नीचे देखा, लेकिन मुझे कोई सफेद बिल्ली दिखाई नहीं दी। मैंने उनको बताया कि हमारे घर में कोई बिल्ली नहीं है। तो उन्होंने मजाक में ही वो बात टाल दी, ये बोल के कि उनकी उम्र में कई बार ऐसी चीजें दिखाई दे जाती हैं। हम सभी ने मजाक में लिया उस बात को और अपना डिनर एंजॉय करते रहे। लेकिन पता नहीं क्यों उस सफेद बिल्ली की बात मेरे दिल में ही बैठ गई थी। मेहमानों के जाने के बाद मैंने सब साफ सफाई की और हम तीनों सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी अपनी नजर के कोने से मुझे वो दिखाई दी, सफेद बिल्ली। वो थोड़ी बड़ी थी और गोली जितनी तेज थी। वो तेजी से टेबल के नीचे से निकलकर बाहर गार्डन में भाग गई। मुझे लगा कोई बिल्ली घुस आई है घर में। मैं भागकर बाहर गई उसको भगाने के लिए, लेकिन बाहर कोई बिल्ली नहीं थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर रात में सोते समय मैं और मेरे हस्बैंड मूवी देख रहे थे। मूवी देखते देखते मैंने उनको बताया कि मुझे भी वो सफेद बिल्ली दिखाई दी, लेकिन दिखते ही वो गायब हो गई थी। वो इन सब बातों में यकीन नहीं करते
और इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया मेरी बातों पर। यही बोल के बात टाल दी कि ज्यादा बिल्ली के भूत के बारे में मत सोचो। मैं भी उनकी बात मान गई। आखिर एक बिल्ली हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती थी। हमने मजाक मजाक में वो बात टाल दी कि तभी मेरे हस्बैंड अचानक सोफे से उछलकर खड़े हो गए। वो मुझ पे गुस्सा करते हुए बोले, यहाँ कोई बिल्ली नहीं है और मुझे डराने के लिए ऐसी हरकत मत करो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो बोले, मुझे पता है कि तुम इन सब चीजों में यकीन करती हो, लेकिन मैं नहीं करता। और तुम किसी चीज को मेरे पैर से रगड़कर मुझे डराने की कोशिश मत करो। लेकिन मैंने तो उनको छुआ तक नहीं था। मैं सोफे पर उनसे काफी दूर बैठी थी। बीच में हमारी बेटी सोई हुई थी। उनको जल्दी इस बात का एहसास हो गया कि मैंने उनको नहीं छुआ था। उन्होंने मुझको सॉरी बोला और सोफे पर बैठ गए। उनके चेहरे पर शॉक और कंफ्यूजन मैं साफ देख सकती थी। मूवी खत्म होने के बाद हम सोने चले गए, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। नींद आई, लेकिन गहरी नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात मैं सपने लेती रही। मैंने सपने में वो सफेद बिल्ली देखी और एक औरत देखी जो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसी थी। पूरी रात यही सपने आते रहे जो कि बहुत परेशान कर। वो औरत जो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसी थी, सपने में जोर जोर से हंस रही थी, जैसे कुत्ते रोते हुए करते हैं ना, बिल्कुल उस आवाज में। फिर वो जमीन से मिट्टी उठाती और अपने चेहरे पर रगड़ने लगती। और हर बार जब वो ऐसा करती तो नींद में ही मेरा दम घुटने लगता और मैं सांस लेने के लिए छटपटाने लगती। लेकिन सिर्फ मैं, वो नहीं। वो बस जोर जोर से हंसती, फिर मुट्ठी भर के जमीन से मिट्टी उठाती और उसको खाने लगती और चेहरे पर लगाती। पूरी रात यही चलता रहा। जाहिर था मैं पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई थी। अगली सुबह मेरे हस्बैंड उठ गए और तैयार होने लगे, क्योंकि उन्हें बेटी को स्कूल छोड़ने जाना था। मैं बहुत सुस्ती में थी और बेड पे ही लेटे लेटे मेरी फिर से आंख लग गई कि तभी भागते हुए कदमों की आवाज ने मेरी नींद तोड़ दी। वो मेरे हस्बैंड ही थे। वो भागकर मेरे पास आए और मेरा कंधा पकड़कर बोले, तुमने ये कैसे किया? मैंने हैरान होकर उनसे पूछा, क्या कैसे किया? क्या बात कर रहे हो आप? वो बहुत परेशान लग रहे थे। मैं उठी और उनसे आराम से पूछा, बताओ क्या हुआ? उन्होंने बताया कि वो बाथरूम में बेटी को टॉयलेट यूज करने में हेल्प ही कर रहे थे कि उसने बोला, पापा वो देखो मम्मी भी आ गई, गुड मॉर्निंग मम्मी। उन्होंने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। तो उन्होंने फिर से उससे पूछा, कहाँ है मम्मी? यहां तो नहीं है। लेकिन वो फिर से हाथ से इशारा करती हुई बोली, हाँ पापा, मम्मी यही तो हैं, अभी बाहर गई हैं। कि तभी उन्होंने मुझे दरवाजे के बाहर से निकलकर किचन की तरफ जाते हुए देखा। बिखरे हुए बाल, पजामा पहने हुए, वो जो कोई भी थी वो बिल्कुल मेरी फोटोकॉपी थी। उन्होंने बताया कि तुम्हें ढूंढते हुए हम किचन में गए, लेकिन तुम वहां नहीं थी और किचन से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। हमारी बेटी को लगा कि शायद मैं उनसे छिपने का कोई खेल खेल रही हूं, इसलिए वो किचन की ड्रॉर्स खोलकर देखने लगी। मैं वहां नहीं थी, लेकिन वो तो मैं थी ही नहीं। मैं तो सारा टाइम अपने बेड पर ही सो रही थी। और 10 मिनट तक कस्में खाने के बाद मेरे हस्बैंड को यकीन आया कि मैं मजाक नहीं कर रही थी, मैं सच बोल रही थी। मैं अपने बेड पर ही सो रही थी सारा टाइम। मैं किचन से गायब होकर बेड पर कैसे पहुंच सकती थी? इसका मतलब वो मैं थी ही नहीं। उन दोनों ने जिसको भी देखा था वो मैं नहीं थी। और तभी मुझे मेरे सपने के बारे में याद आया। वो औरत दिखने में बिल्कुल मेरे जैसी थी, जो जोर जोर से हंस रही थी। उसके बारे में सोचते ही मेरे दिल में एक डर सा आ गया। अब हम दोनों को पक्का यकीन हो चुका था कि जरूर इस घर में ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगले कुछ ही दिनों में हम गलत साबित हो गए। उस घर में जो कुछ भी था वो अब उस घर तक ही नहीं रह गया था। अगले दिन दोपहर में मैं अपने ऑफिस में अपने डेस्क पर बैठी हुई काम कर रही थी कि मैंने देखा कि सामने वाला दरवाजा एक झटके से खुला और मेरे दो मैनेजर्स तेजी से अंदर आए। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं था, क्योंकि वो लोग अक्सर ऐसा किया करते थे। लेकिन वो लोग सीधा मेरे डेस्क के आगे ही आकर खड़े हो गए। मैं समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उनके चेहरे पर वो ही हैरानी वाले एक्सप्रेशंस थे जो कि कल मेरे हस्बैंड के चेहरे पर थे। वो दोनों एक साथ जोर से गुस्से में मुझसे बात करने लगे। मैं डर गई। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, कहीं इन्होंने कोई एक्सीडेंट होते हुए तो नहीं देख लिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि तभी उनमें से एक ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कहाँ से आई? वो गुस्से में थी और बहुत ज्यादा हैरान लग रही थी। मैंने उनको बोला, मैं तो यहीं थी। मेरी बात सुनकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। मुझसे झूठ मत बोलो,
मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम यहां इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई, बताओ। उसकी बात सुनते ही मुझे कल वाली बात याद आ गई। मैं तो बाहर गई ही नहीं थी। मेरे साथ में बैठे मेरे कोवर्कर ने जब ये बात मैनेजर्स को बताई, तब जाकर उन्होंने मुझ पर चिल्लाना बंद किया। अब सब समझ चुके थे कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं और ना ही ये कोई मजाक था। मेरी दूसरी मैनेजर ने बताया कि उन दोनों ने मुझे बाहर पार्किंग एरिया में घूमते हुए देखा था। मेरा चेहरा तो उनकी तरफ नहीं था, लेकिन मैंने अपने हाथ मोड़कर अपने चेहरे से लगाए हुए थे, जैसे कि मैं प्रेयर कर रही हूं। मैं अक्सर अपने हाथों को मोड़कर अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर अपना चेहरा उन पर रखकर बैठती हूँ। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है और सबको इसके बारे में पता है। उन्होंने बताया कि वो औरत जिसको उन्होंने बाहर देखा था, वो ना सिर्फ दिखने में बिल्कुल मेरे जैसी थी, बल्कि बिल्कुल मेरे ही जैसे चल रही थी। जैसे मैं चलते हुए अपने हाथों को स्ट्रेच करती हूँ, वो भी बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। यहां तक कि उसने बूट्स, लेगिंग्स और बास्केटबॉल स्वेटर भी बिल्कुल वही पहने हुए थे जो मैंने पहने थे। हर एक बात बिल्कुल मुझसे मिलती जुलती थी, जैसे कि वो मैं ही हूं, सिवाय एक बात के। जब वो औरत वहां मेरी नकल करती हुई चल रही थी, तो वो बार बार बिल्ली की आवाज निकाल रही थी और उनको लगा कि मैं उनको डराने की कोशिश कर रही हूं। इस मोमेंट तक सबको यकीन हो चुका था कि वो मैं नहीं थी। सबके चेहरे पर एक अजीब सा ही डर और कंफ्यूजन थी, और एक ही सवाल था कि वो अगर मैं नहीं थी तो वो थी कौन। तभी सबके दिमाग में बात आई कि हो सकता है कि वो अभी भी बाहर पार्किंग एरिया में ही हो। हम सब भाग के वहां पहुंचे। सच बताऊं तो जब मैं बाहर जा रही थी, तो मैं मन ही मन दुआ कर रही थी कि वो जो कोई भी थी अब वहां से जा चुकी हो। मेरे जैसे दिखने वाली औरत, मेरे जैसे कपड़े पहने हुए, उसका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। हमें बाहर कोई नहीं मिला। वो पार्किंग एरिया बिल्कुल खाली था। उसके बाद मैं घर जाने के लिए अपनी कार में बैठी। कार में बैठते ही मेरा फोन बजने लगा। वो मेरे हस्बैंड की कॉल थी। उन्होंने बताया कि वो अभी 10 मिनट पहले ही घर पहुंचे हैं। वो घर में लाइट जलाते ही बल्ब फूट रहे हैं। जैसे ही बल्ब जलाने के लिए बटन दबाते, बल्ब फूट जाता, और अभी तक 3 बल्ब फूट चुके हैं। उन्होंने बताया कि जब वो बल्ब बदलने के लिए किचन में पहुंचे, तो उन्होंने किसी के भागकर उनके पास आने की आवाज सुनी। नॉर्मल भागने की आवाज नहीं, बल्कि तेजी से भाग के आने की आवाज, जैसे कि कोई किसी मकसद से उनके पास आ रहा है, शायद हमला करने के लिए। मेरे हस्बैंड पहले मिलिट्री में थे, और वो आवाज सुनते ही उन्होंने झट से अपने आप को बचाने के लिए चाकू उठा लिया। उनको लगा कि घर में कोई चोर घुस आया है और उन पर हमला करने वाला है। लेकिन जब वो चाकू हाथ में लेकर छुपते हुए आगे बढ़े, तो वहां कोई नहीं था। पूरे घर में कोई नहीं था। बाहर गार्डन में भी कोई नहीं था। मैंने भी उनको ऑफिस वाली बात बताई। वो सब सुन के उन्होंने बोला कि अब हमें इस घर से निकलना होगा। उन्होंने बोला कि हम या तो उनके पेरेंट्स या फिर मेरे पेरेंट्स के यहां चलेंगे। जब मैं घर पहुंची, तो वो पहले से ही बाहर खड़े थे, बैग लेकर। बैग में हमारा सारा जरूरी सामान था। मैंने घर के अंदर पैर ही नहीं रखा और हम बाहर से ही निकल गए। हमें लगा था कि शायद अगर हम इस जगह से दूर जाएंगे तो हमारा पीछा छूट जाएगा इन सब चीजों से। लेकिन हम गलत थे। हम उनके पेरेंट्स के घर में जाकर बैठे ही थे कि एक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और अपने आप जोर से बंद हो गया, और उस घर में कदम रखते ही पूरे घर में एक अजीब सी बदबू फैल गई। हम दोनों समझ गए कि वो जो भी चीज हमारे घर में थी, वो यहां भी पहुंच चुकी है। हमने वहां से जाने का फैसला किया। वहां से निकलते हुए हमने देखा कि हमारे निकलते ही उस घर की सारी लाइट्स जलने लगी हैं, क्योंकि सारे बटन्स ऑन थे। फिर हम मेरी दादी जी के यहां पहुंचे। हम भाग के उनके घर के अंदर घुसे, ये सोच के कि अगर हम तेजी से अंदर जाएंगे और दरवाजा बंद कर लेंगे तो शायद वो चीज बाहर ही रह जाए। लेकिन वहां भी वही हुआ। उनके घर के अंदर पहुंचते ही एक बल्ब फूट गया, मेरे हस्बैंड के सर के बिल्कुल करीब। हमने दादी को सब कुछ बताया। उन्होंने बोला कि उस दिन वो सफेद बिल्ली देख के ही वो समझ गई थी कि यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, डरने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपने घर को क्लेंस करना पड़ेगा। उन्होंने हमें कुछ सफेद कैंडल्स दी और कहा कि घर में जिस जगह सबसे ज्यादा अजीब चीजें हो रही हैं, वहां एक बाइबल खोल कर रख दो। लेकिन उन कैंडल से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है जो कि आत्माओं से बात कर सकता है, वो भी हमारी हेल्प नहीं कर पाया। हमारे घर में आज भी अजीब अजीब चीजें होती रहती हैं।
मेरा वो साया आज भी हमारा पीछा करता रहता है। वो जो कुछ भी है, उसको हमारा पीछा करना अच्छा लगता है। और ना सिर्फ हमको, बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों को भी डराने में उसको मजा आता है। मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो कोई शैतानी ताकत है और उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। मुझे अपने ही घर में बहुत डर लगता है। लगता है कि कोई मुझे वहां से निकालना चाहता है, जैसे कि उसको मेरा वहां होना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। हमने अपना सारा पैसा इस घर को खरीदने में ही लगा दिया था, और नए घर में जाने का भी कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता वो ताकत हमारा पीछा छोड़ना चाहती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसे ही डरावने वीडियोस आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को आगे ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। अभी मैं जिस वीडियो पर काम कर रहा हूं वो ऐसे जादूगरों के बारे में है जो शैतान की मदद लेते हैं अपने जादू में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और 50 सब्सक्राइबर्स होते ही मैं वो वीडियो डाल दूंगा। अगर आप ये कहानियां हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट विजिट करें, hindiHorrorStories.com। मेरा फेसबुक पेज भी जरूर लाइक करें, facebook.com/Hindi Horror Stories। अभी के लिए गुड बाय।